सूबा सिंध के नए माली साल का 23.5 अरब रुपए खरब रुपए से जायद का बजट कल सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सिंध बजट में तालीम, पुलिस, तवानाई और दीगर महकमों में 50,000 से ज्यादा मुलाजमतें देने का फैसला किया गया है। सिंध बजट में तनख्वाहों में 20% से ज्यादा इजाफा किया जाएगा। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज विफाक में बजट पेश किया गया, आज पंजाब का बजट पेश किया जाएगा, कल सूबा सिंध का बजट पेश किया जा रहा है। बात करेंगे आजिज जमाली से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बजट तजावीज़ के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बजट जो कि कल सिंध असम्बली में शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ये बजट पेश करेंगे। बजट का तखमीना जो है तकरीबन 2350 अरब रुपए से ज़ायद है और इस बजट में 750 अरब रुपए का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। कुछ महकमों के लिए जो रकम रखी जा रही है, इस बजट में जो रकम मुख्तस की जा रही है उसमें तालीम के लिए 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम है, जिसमें बताया जा रहा है कि महकमा तालीम में 3,500 से ज़ायद मुलाजमीन को भी भर्ती किया जाएगा। महकमा दाखिला और पुलिस में 170 अरब रुपए से ज़ायद उनका बजट है, जिसमें पुलिस में भी नई भर्तियां की जा रही हैं। महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए का बजट है, जिसमें भी भर्तियां की जा रही हैं। महकमा बल्दियात का 155 अरब रुपए का बजट है। इस सिंध बजट में जो रेवेन्यू अखराजात का जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 1899 अरब रुपए है। बजट में मैं आपको बताऊं कि चूँकि कई सालों से जो पुरानी आनगोइंग स्कीमें हैं, जारी स्कीमें हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखे जा रहे हैं और जो नए माली साल के बजट में जो नई स्कीमें हैं उसके लिए बहुत कम रकम रखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि कुछ 3,500 स्कीमें आनगोइंग हैं और ये स्कीमें बरसों से जारी हैं, मुकम्मल नहीं हो रही हैं, तो इस वजह से इन स्कीमों पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखा जा रहा है ताकि इन स्कीमों को मुकम्मल किया जाए। सूबा सिंध के नए माली साल के बजट में 50,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतें देने का ऐलान किया जाएगा और ये ऐलान मुख्तलिफ सरकारी महकमों में एक साल के दौरान भर्तियों के लिए किया गया, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियां भी शामिल हैं। सिंध बजट में जहां तक तनख्वाहों और पेंशन का मसला था, पहले ये ज़राए हमें बता रहे थे कि 15 से 20% तक तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा, लेकिन अब चूँकि वफाकी बजट आ चुका है जिसमें 20 से 25% तक तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, तो सूबा सिंध के बजट में भी इम्कान ये है कि 20 से 22 और फिर 25% तक तनख्वाहों में ग्रेड वाइज इजाफ़ा किया जाए और पेंशन में भी 20% से ज़ायद का इजाफ़ा किया जाएगा। सूबा सिंध में पहले बताया गया था कि कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर की जाएगी, लेकिन चूँकि वफाक में 36,000 या 37,000 तो सूबा सिंध में भी 36 से 37,000 रुपये कम से कम उजरत रखी जाएगी। सिंध असम्बली में बजट पेश होने से कबल कल सुबह सिंध काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आला हाउस में बुलाया गया है, जहां पर इन बजट तजावीज़ पर गौर होगा और बजट की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद शाम को सिंध असम्बली में ये बजट पेश किया जाएगा। जी आजिज, ये बताइएगा कि यही सुनने में आ रहा है जो विफाक का बजट कल पेश किया गया, आज सिंध का बजट पेश किया जा रहा है, मुश्किल तरीन बजट होगा और तारीख में इस तरह के बजट कम ही आए हैं जिनमें सिर्फ टैक्सेस पर जोर दिया गया है। कोई रिलीफ आवाम को मिलने जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई कमोडिटीज़ पर से सब्सिडी हटा ली जाएगी। सूबाई बजट में हमें बताया जा रहा है कि सिवाय प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं और सिंध असम्बली ने हाल ही में एक बिल पास किया था जिसके तहत जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनके इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा, जो पहले वसूल नहीं होता था। एक तो
سبسڈیز کے مد میں بھی میں بتاؤں گا کہ آن گوئنگ اسکیموں پر بہت ساری سبسڈی دی جا رہی ہے. جس طرح ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پیپلز بس پہ سندھ حکومت سبسڈی دے رہی ہے. اس سبسڈی کو آنے والے نئے بجٹ میں بھی برقرار رکھا جائے گا, یعنی پیپلز بس کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ ماہانہ 10 سے 12 کروڑ روپے سندھ حکومت سبسڈی کے مد میں ادا کرتی ہے پیپلز بس کے. اس کے علاوہ سندھ حکومت نے جو نیا منصوبہ, نئی جو اسکیمیں ہیں اس میں سولر پہ بجلی دینے کا جو منصوبہ ہے اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. اسے 200 علاقے منتخب کیے گئے ہیں جہاں پر سولر کے ذریعے غریبوں کو بجلی فراہم کی جائے گی. یہ 100 سے 200 یونٹ تک کے جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو یہ جو ہے بجلی مفت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ سولرائزیشن پر سبسڈی دی جا رہی ہے سندھ میں کہ جو لوگ سولر پہ بجلی استعمال کریں گے ان کو صوبائی حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جائے گی. اس طرح کے اعلانات ہوئے تھے. البتہ اب بجٹ میں ان سبسڈیز کو بجٹ کی تقریر میں یا بجٹ ڈاکومنٹس میں لایا جاتا ہے یا نہیں, ڈاکومنٹس اب تک ہمارے سامنے نہیں ہیں. البتہ پیپلز بس اور سولر پہ جو ہے سبسڈی یہاں پہ صوبائی حکومت دے گی. جی بالکل, پیپلز بس اور سولر پر سبسڈی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے عاجز, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ایاز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز میں زبردست تیزی, بجٹ میں اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاروں کو ریلیف مل گیا ہے. مارکیٹ پر کوئی نیا ٹیکس نہ لگے, سرمایہ کار سرگرم ہے. بات کرنے کے لیے ایاز رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز, لگتا ہے کہ بجٹ سے کافی پر امید ہیں سرمایہ کار. جی بالکل, جو اگر ہم بات کریں جس طریقے سے پچھلے سیشنز ہم نے دیکھے تھے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر یہ رومرز تھیں کہ ان کے اوپر نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں, یا نئے ٹیکس نہیں تو یا جو ان کا کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کی شرح میں یا اس کی مدت کم کر کے اس کو بڑھا دیا جائے گا. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کئی دن تک مارکیٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ تھا اور مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل گراوٹ کا شکار تھی. لیکن کل جب وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا اور کیپٹل گین ٹیکس کو لے کے جو ابہام موجود تھا وہ کلیئر ہو چکا ہے. جو 15% پہ قائم رکھا گیا اس کی وجہ سے آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹاپ گیئر لگ چکا ہے. مارکیٹ میں اب دوبارہ اپنی جو سپیڈ جو کھو چکی تھی وہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار جو ہے وہ سرگرم ہو گئے اور اپنی تمام لیولز کو کراس کرتے ہوئے اب مارکیٹ کے اندر 75,000 کی سطح جو ہے وہ عبور کر چکا ہے. ہمارے ساتھ شہریار موجود ہیں, شہریار سے جانتے ہیں. شہریار, آج کے بڑا کوئی زبردست بجٹ آ گیا آپ لوگوں کے لیے, جو کوئی نیا ٹیکس تو نہیں لگا اور کیپٹل گین ٹیکس کو لے کے بہت ساری باتیں تھیں وہ بھی کلیئر ہو گیا. کیسی رہے گی مارکیٹ؟ جی یقینی طور پہ بجٹ سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے 76,200 کا ہائی کیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ میں ریومرز گردش کر رہی تھی, جیسا آپ نے بتایا کہ کیپٹل گین ٹیکس اور ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے بازار میں ریومر گردش کر رہی تھی. سرمایہ کاروں نے اپنے شیئرز بیچے, جس کے بعد مارکیٹ میں 3,000 سے زائد پوائنٹ کی کمی وٹنس کی گئی. اب مارکیٹ میں ریکوریز آ رہی ہیں. جب بجٹ ہم نے دیکھا تو بجٹ میں اسٹاک مارکیٹ اسپیسیفکلی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. یہ کافی خوش آئند بات ہے. آفٹر دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگے ہیں, ٹیکسز لگے, لیکن اس کا اثر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹلی نہیں پڑا اور سرمایہ کاروں نے اپنی پوزیشن دوبارہ سے لی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس طرح آج کی ریلی بن گئی, 2700 پوائنٹ اب تک جو ہے وہ 100 انڈیکس کے اندر بڑھ چکے ہیں, کہ جو کم ہوئے تھے کہ آج ہی سب ریکور ہو جائے گا کہ آج مارکیٹ؟ نہیں, بالکل مارکیٹ کے اندر ہم تیزی کی لہر دیکھ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی, جیسے میں نے بتایا, بجٹ میں کچھ سیکٹرز ہیں جن کو ریلیف ملا ہے. خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 بلین روپیز رکھے گئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ جو آٹو سیکٹر کو کچھ ریلیف دیا ہے, فارما کے اوپر کچھ ریلیف دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی آ رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بجٹ IMF کی منشا کے مطابق بنایا گیا, ان کی ڈائریکشنز لی گئی ہیں. تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو IMF کا ایک طویل پروگرام جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہمیں بآسانی مل جائے گا. اور پھر جو رکی ہوئی انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی پاکستان میں آنا شروع ہوں گی. پھر ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ میں جہاں ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں ان میں خاص طور پر میوچل فنڈز کے اوپر کوئی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگے ہیں. تو امید یہ کی جا رہی کہ وہاں سے بھی جو فلائٹ آف کیپٹل ہوگی اور وہ سارا پیسہ اب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئے گا. آلریڈی ملک میں جو ڈالرائزیشن ہو رہی تھی اس کے بعد سے وہ پیسہ بھی رک کر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آیا. جب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتنے سارے ایونیوز سے جب پیسہ آنا شروع ہوگا تو مارکیٹ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے فردر بڑھے گی. تو کیا لگ رہا ہے, کیا ہوپس ہیں؟ مارکیٹ جو ہے 75,000 کی سطح آج کر چکی ہے, ہائیسٹ 76,000 پہ مارکیٹ گیا ہے. آج کا کیا انڈیکس لگ رہا ہے اور کون سے سیکٹرز آج سپورٹیو ہیں یا پوری مارکیٹ چل رہی ہے؟
देखिए अक्रॉस द बोर्ड आप मार्केट के अंदर तेजी देख रहे हैं। होता यही है कि मार्केट में जब सुबह आज कारोबार का आगाज हुआ 500 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ था, हमने देखा इब्तदाई तौर पे तो वो सेक्टर और वो स्टॉक्स जिनमें बजट में कुछ रिलीफ मिला है, जिनमें आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस और बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हैं, वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मार्केट वंस पड़ना शुरू हो जाती है और सरमायाकार जब इतनी तेजी होती है तो अपने शेयर्स बेचते नहीं है, होल्ड के ऊपर चले जाते हैं। तो उसके बाद जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं उनमें भी बाइंग आ जाती है और यही सिलसिला हम देख रहे हैं। और अब लॉक्स लगना शुरू हो चुके हैं मार्केट में, तो अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से फर्दर बढ़ेगी। जैसे शहरियार ने तफसीलन हमें बताया कि मार्केट के लिए ख़ास करके जो इबाम मौजूद था, जो डिविडेंड को लेकर ख़ास करके जो लगने वाला जो टैक्स था उसको नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो एक इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी और वो उसका तसलसल अब जारी है। मार्केट के अंदर सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। आज ही के दिन में अगर अभी हम बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ज़रा वो आपको दिखाएँ, जिम बोर्ड पर इस वक्त बोर्ड के ऊपर जो है वो 2734 पॉइंट्स जो हैं वो प्लस नज़र आ रहे हैं और मार्केट 75,531 के ऊपर पहुंच चुका है। अब तक जहां हम देख रहे थे 76,200 पे जाने के बाद से मार्केट के ऊपर जो है वो एक प्रेशर बिल्डअप था और वो जो बोर्ड है वो पूरा ग्रीन इस वक्त हुआ यानी कि तमाम वो शेयर्स जो 100 इंडेक्स के अंदर मौजूद इस वक्त टॉप 100 मार्केट की जो कंपनीज हैं वो इस वक्त परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तमाम के शेयर्स जो है ऊपर हैं, तमाम की जो है 5% से ज़ायद की जो है उसके अंदर शेयर्स की खरीदारी हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 7% पर जाने के बाद अपर लॉक्स लगने शुरू होते हैं, उसकी आवाज़ें हमें आनी शुरू हो रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर में एक कंपनी का नाम आता है और वो लोग यहाँ पे जो बैठे हुए चंद लोग जो कारोबारी जो इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स यहाँ बैठे होते हैं उनकी आवाज़ें आती हैं कि लॉक लग गया। तो ये इस वक्त ऐसी सूरत हाल जो है वो स्टॉक मार्केट में देखी जा रही है। जो पॉइंट्स का अगर हम देखें तो तेज़ी से बढ़ते हुए ये पॉइंट्स हैं, जहां 3,000 के करीब तक जो देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो पहुंच जाएगी, यही लग रहा है। अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है। फाइनेंस बिल आ जाए तो और मज़ीद उसके अंदर जो इबाम मौजूद है बजट के अंदर तो यकीनन वो भी क्लियर होता चला जाएगा और मार्केट में मज़ीद और आगे की तरफ ड्रिवन होती हुई नजर आएगी। ख़ास कर कल हमने जैसे देखा था कि मार्केट जहाँ हम जब KCCI में थे वहाँ पर जो इंडस्ट्री वाले थे वो काफ़ी मायूस हुए, क्योंकि उनका कहना ये था कि IMF की ईमा पे बनाया गया वाज़े तौर पे बजट उनके लिए नज़र आता है कि उनको जितनी रिलीफ मिला हुआ था वो नहीं मिला। ख़ास करके एनर्जी सेक्टर की लेके उन्होंने बात करी कि उसके ऊपर अब तक कोई हुकूमत ने ऐसी चीज़ नहीं बताई कि वो उनको कोई ऑयल बिजली या गैस की कीमतों में कोई रिलीफ मिलने जा रहा है। साथ ही जहाँ पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से एक खदशा ज़रूर मौजूद है कि एक महंगाई की लहर जिसकी वजह से आएगी, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से जो मौजूद रहिए। हमें काविश ने भी ज्वाइन कर लिया है। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान ने वफाकी बजट को बोल्ड करार दे दिया है। कहते हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को सख्त मुआशी हालात में बोल्ड बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूँ। टैक्स नेट से बाहर इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाया गया, नॉन फाइलर्स को फाइल चाहिए। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इसे फाइनल किया जाए। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बजट के बाद असरात मुरतब हुए हैं। 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MD फारूक खान। सर बताइएगा, कल वफाकी बजट भी पेश किया गया, आज स्टॉक मार्केट को 4 चांद लग गए, क्या कहेंगे इस पर? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी माशाल्लाह बजट के बाद मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है और ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट अप है अभी। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फेज से गुजर रहा है। तो उन सारे चैलेंजेस और मुश्किलात को सामने रखते हुए मेरे ख्याल में ये एक बोल्ड और बैलेंस्ड बजट है, जिसमें पहली दफ़ा एक रियल एफर्ट किया गया है टैक्स बेस को बढ़ाने का। और जो सेक्टर्स जो कि हमेशा टैक्स नेट से बाहर रहे हैं और मीडिया में भी इस पे बहुत बात होती रही है, जिस तरह रियल एस्टेट हो गया, रिटेल हो गया, उनमें इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। इसके साथ साथ पहली दफ़ा नॉन फाइलर्स के ऊपर वाकई पीनल रेट्स ऑफ टैक्स जो हैं वो इम्पोज हो रहे हैं, जिससे आई थिंक दे विल फील द पेन और आई होप इनकरेज होंगे कि वो डॉक्यूमेंट हो जाएं और फाइलर बन जाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, ठीक है कैपिटल गेंस टैक्स में थोड़ा सा एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, मगर हम एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि इस वक्त जो हालात हैं हम सबको आगे आकर कंट्रीब्यूट करना है। और मैं जो सारे अनडॉक्यूमेंटेड नॉन फाइलर्स हैं उनसे भी अपील करूँगा कि इस वक्त मुल्क के लिए वो आगे आएँ और अपने आप को डॉक्यूमेंट करें और अपना फेयर शेयर दें टैक्स का। एंड आई होप कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी 2-3 साल में तो कैपिटल गेंस टैक्स को वापस एक इंटरनेशनल कंपैरेटिव वे में
اس کو اسٹرکچر کر دیا جائے گا. MD فاروق خان میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ لانگ ٹرم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے بجٹ پیش کرنے پر بولڈ بجٹ بھی قرار دیا ہے اور وزیر اعظم شہباز سخت معاشی حالات میں یہ بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد بھی دی ہے. جی بہت شکریہ کاوش، عاجز اور ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. چراغ تلے اندھیرا، سندھ کی بیوروکریسی نے عدم دلچسپی کی انتہا کر دی. ناکارہ سرکاری گاڑیوں کا ایک اور قبرستان سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ہی دریافت ہو گیا. بیرک نمبر 11 کو ناکارہ گاڑیوں کے کباڑ خانے میں تبدیل کر دیا گیا. چار دیواری کے اندر اس انوکھے قبرستان کی سٹی نیوز نیٹ ورک نے کھوج لگا دی. اس حوالے سے مزید تفصیلات آزاد نہوڑیو کی رپورٹ میں. کراچی میں سرکاری خزانے سے خریدی گئی اربوں روپے کی گاڑیوں کا انوکھا قبرستان دریافت. سٹی نیوز نیٹ ورک نے کھوج لگا لی. سندھ سیکریٹریٹ بیرکس ہو یا DMC جنوبی کا گراؤنڈ، ہر جگہ گاڑیاں تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں. DMC جنوبی گراؤنڈ اور سندھ اسمبلی کے سامنے سندھ سیکریٹریٹ کی بیرک نمبر 84 کے بعد ایک اور انوکھا گاڑیوں کا قبرستان سندھ سیکریٹریٹ کی بیرک نمبر 4 میں سامنے آ گیا. بیرک نمبر 11 کے گیٹ کو تالا لگا ہوا ہے لیکن اس کے اندر مختلف اقسام کی گاڑیاں موجود ہیں. سٹی نیوز نے خستہ حالی کا شکار گاڑیوں کی کھوج لگائی تو چار دیواری کے اندر گاڑیاں ہی گاڑیاں دکھائی دینے لگیں. مختلف محکموں کی گاڑیاں جس میں موٹر سائیکلیں، بولان، کلٹس، مہران، کرولا سمیت بیشتر پرانے ماڈل کی گاڑیاں بھی شامل ہیں. بیرک نمبر 11 میں نجی ناکارہ گاڑیوں کو بھی ڈم کیا گیا ہے. نجی گاڑیاں عدالت کی پراپرٹی ہیں یا اس کا کوئی مالک بھی ہے. بیرک میں صورتحال گمبھیر ہے. سندھ کی افسر شاہی نے عدم دلچسپی کی تو انتہا کر دی. اس طرح خراب گاڑیوں کو نیلام کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی آکشن پالیسی بھی تاحال نہیں بنائی گئی. آزاد سٹی 21. واٹر کارپوریشن میں ڈے کیئر سینٹر کا قیام. CEO واٹر کارپوریشن نے عالمی تعاون سے جینڈر ایکشن پلان کے تحت ڈے کیئر کا افتتاح کیا. ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی رکھا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں احسن عباسی سے. GSN. جی بالکل، واٹر کارپوریشن کی تاریخ میں پہلی بار ہیڈ آفس میں ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے. اس کی انوگریشن انجینئر سید صلاح الدین MD واٹر کارپوریشن کی جانب سے کر دی گئی ہے. وہ خواتین جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے دفتر اپنے بچوں کے ہمراہ آ سکتی ہیں، جہاں پہ ان کی مکمل طور پہ سروس کے دوران جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر میں دیکھ بھال کی جائے گی. ملک انوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. سر بتائیے گا کیا مقصد ہے اس سینٹر کے قیام کا؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، انجینئر سید صلاح الدین احمد جو CEO واٹر سیوریج کارپوریشن ہیں، انہوں نے یہ چیز کو ہم نے دیکھا، آبزرو کیا کہ جو ہماری ایسی امپلائی خواتین جن کے بچے بہت چھوٹے تھے اور ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے پا رہی تھی اس پریشانی کی وجہ سے، تو انجینئر سید صلاح الدین احمد صاحب نے ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم نے جو ہے وہ ایک ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ وہاں پہ بنایا ہے تاکہ ان کے بچوں کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نگہداشت ہو سکے اور وہ بالکل ٹینشن فری ہو کے اپنا جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے سکے. اور یہاں پہ بچوں کے لیے ہم نے پروفیشنل جو ہیں وہ تعینات کیے ہیں، خواتین جو ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، ٹوائز رکھے ہیں تاکہ بچے کھیل سکیں، بچوں کو ایک اچھا ماحول مل سکے. اور وہ وہاں پہ کھانے پینے کا ان کا اچھا انتظام کیا گیا ہے اور ان کے کھیلنے کے لیے اچھے کھلونے رکھے گئے ہیں. اور جو ان کی مدرز ہیں وہ بالکل بے فکر ہو کے اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے رہی ہیں اور ان کے بچوں کی جو حفاظت ہے وہ بہترین طریقے سے. بہت شکریہ. ناظرین، وہ خواتین جو واٹر کارپوریشن کی ملازم ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، جن کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، وہ خواتین اب اپنے ہمراہ چھوٹے بچے لے کر آتی ہیں اپنے آفس، جہاں پہ ان کی مکمل نگہداشت کی جاتی ہے، بکس دی جاتی ہیں، ٹوائز دیے جاتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا ہے. جب ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ آف ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے گھر روانہ ہو جاتی ہیں. یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا گیا جو واٹر کارپوریشن ایک پہلا ادارہ ہے اور تاریخ میں پہلی بار جو ہے یہ ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کسی سرکاری سروسز کے ادارے میں جو ہے وہ قیام میں لایا گیا ہے. جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی تجویز. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت کم ہونے پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کرنے کی تجویز دی گئی. فی لیٹر پیٹرول 9 روپے سستا کرنے کی تجویز ہے. جی بالکل، تجویز دی گئی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے. اشرف، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پر لیوی کی قیمت بڑھانے پر جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس حساب سے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 15 سے 20 روپے بڑھ جائیں گی قیمت.
जी देखा जाए जो वफाकी बजट आया है उसका जो इतलाक होगा मंजूरी के बाद यकम जुलाई से होगा, और ये कि हम देखें इस वक्त हम जून में हैं और जो बजट इम्प्लीमेंटेशन होती है यकम जुलाई से लेकर 30 जून 2025 तक होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि 15 जून की रात को जो अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रद्द-बदल है, उसमें जो तजवीज़ दी गई कि आगे मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम हुई, जिससे फी लीटर पेट्रोल 9 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ भेजी गई है, जिससे अगर ये मंजूर होता तो फी लीटर पेट्रोल 268 रुपये 36 पैसे से कम होकर 259 रुपये 8 पैसे का हो जाएगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये कमी की तजवीज़ दी है, जो कि इस वक्त हाई स्पीड डीजल 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर है, वो कम होकर 266 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। ये तमाम जो फैसले होंगे वो वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद होंगे। साथ ही जो मिट्टी का तेल है वो 2 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है, और लाइट स्पीड डीजल जो कि आपकी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है वो उसमें 4 रुपये सस्ता करने की तजवीज़ है। और यहाँ कहा गया है कि ये जो इम्प्लीमेंट होगा 15 जून की रात को इसका ऐलान होगा, जिसके बाद अगला 15 रोज के लिए इस पे अमल दरामद किया जाएगा। जी बिल्कुल, 15 रोज के लिए अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद कुर्बा की आमद नॉर्दर्न बाईपास पर लगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी की रौनकें भी उरूज पर। ऊंट ज्यादा खूबसूरत नजर कैसे आए? मंडी में ऊंटों का पार्लर भी बन गया। पार्लर में ऊंटों का बनाव सिंगार जारी है। इस हवाले से आयमा खान की स्पेशल रिपोर्ट। दिलकश और खूबसूरत डिजाइन, ब्राउन रंग पर काले रंग के फूल, दुल्हन की तरह सजावट। ये है कराची की सबसे बड़ी मंडी में बिकने के लिए आए कुर्बानी के ऊंट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों में अपनी ऊंची शान रखने वाले ऊंटों को सिंध के सहराई इलाकों से लाया जाता है, और इनकी खूबसूरती में इजाफे के लिए दुल्हन की तरह मेहंदी भी लगाई जाती है, जबकि ऊंट की खाल पर तराश कर काबिले दीद नक्शो निगार भी बनाए जाते हैं। ऊंट व्यापारी कहते हैं कि मुख्तलिफ डिजाइन इस पर बनाते हैं। इस काम में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसको सजाते वक्त दिल से खुशी होती है। मैं सखर से आया हूँ। हमारे को तकरीबन 20 साल हुआ था उठे को सजाने का, बनाने का, ये डिजाइन निकालने का। इधर कोई 5-10 सजा दिया है, अभी सजाने हमारे को खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। जितना खुशी होता है वो सजाने की। ऊंट की खुराक भी बाकी जानवरों की निस्बत ज्यादा होती है। कुर्बानी के बाकी जानवरों के मुकाबले ऊंट की कीमत इनकी खूबसूरती और सजावट के बाइस ज्यादा होती है। चुस्त, तंदुरुस्त और ऊंची चाल ढाल वाले ऊंटों पर जब ये खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जाते हैं तो इनकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लग जाते हैं। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। ईद कुर्बान करीब आते ही टाउन चेयरमैन मुतहर्रिक चेयरमैन औरंगी टाउन ने ईद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जमील ज़िया कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी औरंगी टाउन में होती है। सिंध सॉलिड वेस्ट पर मुकम्मल इन्हसार नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लान बी तैयार कर लिया है। मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। वक्त तेजी से गुजर रहा है, 4 रोज बाकी रह गए हैं ईद कुर्बा में, और आइलाइशें कैसे उठेंगी, क्या होगा, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कंटेजेंसी प्लान पर आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है उसमें औरंगी टाउन भी शामिल है। यहाँ पे माजी में भी जो है मुश्किलात सामने आती रहीं। इस मरतबा अगर एक मरतबा फिर कंटीजेंसी प्लान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का नाकाम होता है तो औरंगी टाउन में क्या होगा, ये जानते हैं हाजी जमील ज़िया से, जो कि चेयरमैन हैं औरंगी टाउन के। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, कंटीजेंसी प्लान पे आप जो सॉलिड वेस्ट ने बनाया है उस पर आप एतमाद का इजहार कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारे मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब जो है इजलास बुलाए थे सिंध सेक्रेटरीट पर, और वहाँ जो है हमारे सॉलिड वेस्ट के और हम जितने टाउन चेयरमैन और एमसी सारे वहाँ मौजूद थे, सारे अफसरान थे वहाँ पर। और हमारे जो है सईद गनी साहब जो हैं उन्होंने जो है मिनिस्टर साहब ने आदम एतमाद का इजहार वो जो है उनको उनके आगे पेश किया कि हम इस पर जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, आपने जो ये जो लिख कर लाए हैं ये जो है इस पर मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही किया कि देखें, औरंगी टाउन में मैंने अपने मिनिस्टर साहब को बताया कि औरंगी टाउन जो है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। हमारे तकरीबन 32 से 35 लाख की आबादी है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे औरंगी में जो है ना कुर्बानी का जो ये आलाइश जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, कुर्बानी सबसे ज़्यादा यहाँ करते हैं। और ये जो इसका जो आपने बी प्लान जो कहा है, देखें जब मैं अपने औरंगी के आवाम के लिए ये जो है दवाई के लिए जो है वो जो है चेक जारी कर दिया है, हमारे जो यहाँ पर
कुछ भी जो है हमारे रिकवरी जो टैक्स हो रहे जो आवाम के हैं, मैं वो पैसा आवाम पे लगा रहा हूँ। अच्छा, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने औरंगी टाउन के हवाले से जो कंटीजेंसी प्लान बनाया, क्या उससे आपको आगाह किया है? देखें, अभी तक जो है आगाह नहीं किया गया है मुझे कि किस तरह वो जो है किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा है कि हम आके मिलेंगे आपसे, और अगर वो जो है सॉलिड वेस्ट जो है अगर हमारे टीएमसी औरंगी में हमारे अवाम को बेहतर रिलीफ नहीं दिए और मैं मुतमईन नहीं हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला सॉलिड वेस्ट को जो है बिल्कुल बेनकाब कर दूंगा। बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नाकाम हुआ तो आवाम को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। औरंगी टाउन का बेटा हूँ, कहीं से भी फंड अरेंज करूंगा और औरंगी टाउन की आवाम को ईद कुर्बां पर साफ सुथरा माहौल फराम करूंगा। ये कहना है हाजी जमील जिया, चेयरमैन औरंगी टाउन का। जी। और बड़ी ईद पर बड़ी एहतियात की भी ज़रूरत है। तिबी माहिरीन ने ईद कुर्बां पर गोश्त और चटपटे खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा दिया है। एमरजेंसी हेड जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ईद कुर्बां ईसार और एहसास का नाम है, इसे फूड फेस्टिवल ना बनाएं। मज़ीद जानते हैं फरहान खान से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बड़ी ईद अब जो कुछ दिन जो है वो दूर है। बड़ी ईद के ऊपर चटपटे खाने और मज़ेदार खानों से बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है और किस तरीके से हम उन खानों को जो वो मज़े लेके खा सकते हैं, इस वक्त डॉक्टर इरफान, एमरजेंसी हेड जिना अस्पताल डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा, बड़ी ईद पर जो है वो हम देखते हैं लोग जो वो गोश्त खोर हो जाते हैं, मसालेदार और चटपटे खाने खाते हैं। किस तरीके से हम इनको जो वो एहतियाती तदाबीर से जो वो मुफीद बना सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर इस बड़ी ईद पर जो वो हमारे लिए ज़रूरी है? देखिए, मेरे ख्याल में जो ईद आ रही है ना, इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। एक तो जो मवेशी मंडी हैं उनकी तरफ गैर ज़रूरी नहीं जाएं, क्योंकि उनसे कोरोना वायरस भी फैल सकता है। बच्चे और बूढ़ों का ख्याल रखें। दूसरा, ये खाने में बहुत एहतियात करना है, हाइजीनिक फूड खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। मेरे पास इस ईद में इतने सारे फूड पॉइजनिंग के पेशेंट्स आते हैं। गोश्त ज़्यादा नहीं खाना, उसके अंदर वैसे ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, और सब्जियों का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और बाहर होटलिंग तो करनी ही नहीं है, समझ रहे हैं। गर्मी है, गेस्ट्रो के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, तो बहुत सारा ख्याल करना है और खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। जी बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आपको तफसीली आगाह किया कि किस तरीके से जो वो अपनी बड़ी ईद को जो वो खुशियों के साथ मनाया जा सकता है। साथ ही साथ किस तरीके से जो वो चटपटे मज़ेदार खानों को जो एहतियाती तदाबीर के साथ जो वो खाया जा सकता है। लवाजमात जो वो बेशक खाएं, लेकिन उसके साथ एहतियाती तदाबीर लाजमी रखें, ताकि जो वो जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा और किसी भी किस्म के जो वो आपको मर्ज में जो वो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 14 जून को होगी। FIA को नोटिस जारी कर दिए गए। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल होगी। बात कर लेते हैं जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, दस्तावेजात में रद्दोबदल, इंसानी स्मगलिंग और बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का केस है। सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 14 जून को होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्ती ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। याद रहे, सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्ती ने अब मुस्तरद कर दी थी, तो फिर वकला की जानिब से सारिम बढ़नी की दरख्वास्त दायर की गई थी। इससे मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत में हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है, जबकि सारिम बढ़नी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात बेबुनियाद है। लिहाजा उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद सेशन अदालत से रुजू किया था, और अब सेशन अदालत में कल सारिम बढ़नी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। सारिम बढ़नी इस वक्त अदालत की रिमांड पर जेल में है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सागर किनारे फैशन शो का रंगारंग मेला सजाया गया। नए उभरते मॉडल्स ने रैंप पर वॉक करके समा रंगीन बना दिया, और उसी बलबुसात के साथ साथ मगरबी अंदाज के पहनावे भी तवज्जो का मरकज रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। मशरकी और मगरबी मलबूसात का हसीन इम्तिजाज लिए स्टाइल रनवे 15 का रंगारंग फैशन शो सजाया गया। फैशन शो में जहां न्यू टैलेंट ने वॉक की, वहीं मारूफ मॉडल नादिया हुसैन और वनीता डेविड ने भी रैंप की रौनक बढ़ाई। डिजाइनर्स ने अरूसी मलबूसात के नित नए अंदाज और पहनावों को मौसम की मुनासबत में ढाल कर तैयार किया, जिसे सेब तन कर मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। मुंतजिम जिया जफर ने शो को इस फन में नए आने वालों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया और कहा कि फैशन इंडस्ट्री की तरक्की तरवीज के लिए भरपूर कोशिशें करते रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ राहिल बेग, सिटी 21।